नमस्कार। हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो हिंदी व्याकरण के प्रमुख विषय समास और उसके प्रमुख भेदों पर आधारित है। समास के पहले भाग में हमने समास शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह एवं समास के 6 प्रमुख भेदों के नाम के बारे में जाना था। इस वीडियो द्वारा हम उन्हीं भेदों को विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा करेंगे। यह पूर्व पठित है कि समास को मुख्य रूप से 6 भेदों में बांटा गया है: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम इन्हीं भेदों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं। तो सबसे प्रथम भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की यदि परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में मुख्य रूप से उत्तर पद यानी जो दूसरा पद है उसकी प्रधानता होती है, और जो पूर्व पद है, जो पहला पद है, उसके साथ जो भी कारक चिन्ह जुड़े हुए हैं उन सभी का लोप होता है या वे सभी गायब हो जाते हैं, और इस प्रकार के समास तत्पुरुष समास कहलाते हैं। कारकीय विभक्ति या कारकीय चिन्हों से आप पूर्व परिचित हैं। हिंदी व्याकरण में कुल मिलाकर 8 कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अजी, अरे, अहो इत्यादि। तो इन 8 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह बनाए गए हैं। तत्पुरुष समास में इन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तब इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, या इन विभक्ति चिन्ह, ये जो विभक्ति चिन्ह है ये सभी गायब हो जाते हैं। तो इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने की चेष्टा करेंगे। जैसे समस्त पद है माखन चोर, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम कहेंगे माखन को चुराने वाला। यहाँ पर माखन शब्द आपका पूर्व पद है जिसके साथ को विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। चुराने वाला यहाँ पर आपका उत्तर पद या दूसरा पद है। लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं या इनका लोप होता है और एक समस्त पद बनता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माखन चोर बना है। इसी प्रकार से दूसरे समस्त पद को देखेंगे, जैसे कि समस्त पद है ग्रामगत। यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम कहेंगे ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व पद ग्राम है और इसके साथ को विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो इस को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमें नहीं दिखता या ये विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम इन सभी भेदों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में मुख्य रूप से को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि समस्त पद है सम्मान प्राप्त, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम लिखेंगे या कहेंगे सम्मान को प्राप्त, सम्मान प्राप्त। तो यहाँ पर पूर्व पद आपका सम्मान है जिसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है, लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इस को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से शरणागत, शरण को आगत, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। दूसरा भेद है आपका करण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, और इन्हीं 2 विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे कि तुलसी कृत समस्त पद है, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो ये होगा तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित,
हाथ से लिखी या हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। मनगढ़ंत, मन द्वारा गढ़ा। भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि समस्त पद है दान पात्र, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम लिखेंगे दान के लिए पात्र। इसी प्रकार से बाकी के शब्दों को भी देखते हैं। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। स्नान घर, स्नान के लिए घर। बस टिकट, बस के लिए टिकट। तत्पुरुष समास का चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष। यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि समस्त पद है हृदयहीन, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम कहेंगे या लिखेंगे हृदय से हीन। इसी प्रकार से कर्महीन, कर्म से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। संस्कारहीन, संस्कार से हीन। धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों का लोप होता है या ये विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर का के की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे समस्त पद है गंगा जल, तो हम इसका सामासिक विग्रह करके लिखेंगे गंगा का जल। इसी प्रकार से राजपुत्र, राजा का पुत्र। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का छठा भेद है, जहाँ पर मुख्य रूप से में पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे कि समस्त पद है शरणागत, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम लिखेंगे शरण में आगत, शरणागत। इसी प्रकार से घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है जो कि पूर्व पद से जुड़े होते हैं, और यहाँ पर तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद मुख्य होता है। समास का दूसरा प्रमुख भेद है कर्मधारय समास। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा को समझने से पहले विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान को समझ लेना अति आवश्यक है। विशेषण शब्द से आप पूर्व परिचित हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे कि काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता काला होना है, तो यहाँ पर काला शब्द विशेषण होगा और घोड़ा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य होगा। इसी प्रकार से सुंदर लड़की, लड़की संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता सुंदर होना है, तो सुंदर शब्द विशेषण होगा और लड़की विशेष्य होगी, क्योंकि लड़की की ही विशेषता सुंदर होना है। इसी प्रकार से उपमेय और उपमान को समझ लेना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उपमान को समझेंगे। जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है वह उपमान होता है, और जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पर बच्ची जो है वह उपमेय होगी क्योंकि
उसकी तुलना की जा रही है या उसकी समानता बताई जा रही है, तो बच्ची की तुलना यहाँ पर फूल से की जा रही है, इसीलिए फूल यहाँ पर उपमान होगा और बच्ची यहाँ पर उपमेय होगी। इसी प्रकार से मृग के समान लोचन, लोचन मतलब आंखें, तो आंखें किसके समान है? मृग या हिरण के समान है, तो यहाँ पर मृग शब्द उपमान होगा और लोचन शब्द उपमेय होगा। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और जो उत्तर पद है, जो दूसरा पद है, उसकी ही प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तब हम है जो रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों से समस्त पद बनता है तो इन है जो या रूपी जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है भला मानस, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो हम लिखेंगे भला है जो मानस, भला मानस। इसी प्रकार से कुछ और शब्दों को देखेंगे, जैसे सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, अधपका, आधा है जो पका, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कर्मधारय समास के कुछ और उदाहरणों को देखेंगे जहाँ पर दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध है, साथ ही हम समास विग्रह करते समय रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे स्त्री रत्न, जब हम इस शब्द का समास विग्रह करते हैं तो हम लिखते हैं स्त्री रूपी रत्न। इसी प्रकार से संसार सागर, संसार रूपी सागर। देहलता, देह रूपी लता। मृगलोचन, मृग के समान लोचन यानी हिरण के समान लोचन। कनकलता, कनक के समान लता, कनक यानी सोना, सोना के समान लता। अब हम जानेंगे समास के तीसरे भेद के बारे में। द्विगु समास समास का तीसरा प्रमुख भेद है। इसकी विशेषता यह है कि इसका पूर्व पद या इसका जो पहला पद है वह संख्यावाची होता है, यानी वह संख्या का सूचक होता है जिससे हमें संख्या का पता चलता है, और समस्त पद किसी विशेष समूह का बोध कराता है। यदि इसकी हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी विशेष समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला एक शब्द है, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो हम कहेंगे तीन फलों का समाहार। इसी प्रकार से चार पाई, चार पैरों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। इन उदाहरणों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची या संख्या सूचक होता है, साथ ही इसके समस्त पद किसी विशेष समूह का बोध कराते हैं, तो इस प्रकार के समास द्विगु समास कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं समास के चौथे प्रमुख भेद अव्ययभाव के बारे में। अव्ययभाव समास को समझने से पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेना अति आवश्यक है। अव्यय शब्द व्यय शब्द में अ उपसर्ग के मेल से बना है। व्यय शब्द का अर्थ होता है खर्च और अ का अर्थ होता है नहीं, यानी एक ऐसा शब्द जिसका बारंबार प्रयोग करने पर भी वह खर्च नहीं होता या वह कम नहीं होता। अव्यय एक अविकारी शब्द है। अविकारी अर्थात एक ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे एक अव्यय शब्द है, यदि इस अव्यय शब्द का प्रयोग हम 2 तरह के वाक्य में करें, राम धीरे धीरे चलता है और सीता धीरे धीरे चलती है, तो दोनों ही वाक्यों में जो कर्ता शब्द है वो अलग अलग है। पहले वाले वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है, और दोनों ही वाक्य में क्रिया जो है वो
कर्ता के अनुसार निर्धारित है, लेकिन ये जो धीरे धीरे शब्द है वो दोनों ही वाक्य में एक समान है। यानी एक ऐसा शब्द जो कि लिंग अलग अलग होने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आ रहा है। इसी प्रकार के शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं और अव्ययीभाव समास में इसी अव्यय शब्द की प्रधानता होती है। इस प्रकार से यदि अव्ययीभाव समास की परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसकी प्रधानता होती है, साथ ही समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पुनरुक्ति की स्थिति में भी इसे अव्ययीभावी माना जाता है। जैसे यथाशक्ति एक समस्त पद है, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम कहेंगे शक्ति के अनुसार। शक्ति यहाँ पर आपका उत्तर पद है और यथा यहाँ पर पूर्व पद है। यथा एक अव्यय शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, वह अव्यय की तरह कार्य कर रहा है और उसी की प्रधानता है। इसी प्रकार से कुछ दूसरे शब्दों को भी हम देखेंगे, जैसे प्रतिदिन। इसका सामासिक विग्रह यदि हम करें तो हम कहेंगे प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, भरपेट, पेट भरकर, बेशक, शक के बिना। तो यहाँ पर जितने भी पूर्व पद है वो सभी आपके अव्यय शब्द है जिसमें किसी भी तरह का विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है। आइए अब हम जानते हैं समास के 5वें प्रमुख भेद के बारे में। द्वंद्व समास समास का 5वां प्रमुख भेद है। इस समास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समास के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, या, तथा, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और इस प्रकार का समास ही द्वंद्व समास कहलाता है। कभी कभी योजक चिन्हों का भी लोप होता है। जैसे एक समस्त पद है माता पिता, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम लिखेंगे माता और पिता। इसी प्रकार से कुछ और शब्दों को देखेंगे, जैसे धर्म अधर्म, इसका सामासिक विग्रह होगा धर्म या अधर्म। भला बुरा, भला या बुरा। दाल चावल, दाल और चावल। खरा खोटा, खरा या खोटा। समास का छठा प्रमुख भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास की विशेषता यह है कि इसमें ना तो पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता होती है। और जब हम इस समास में विग्रह करते हैं तो अंत में वाला, जिसे, जिसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और कभी कभी योजक चिन्ह का भी लोप होता है। जैसे दशानन एक समस्त पद है, यदि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो हम कहेंगे 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसी प्रकार से चार पाई, 4 है पाए जिसके, अर्थात चारपाई। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना ही उत्तर पद की प्रधानता है, अपितु जो समस्त पद है उसकी ही प्रधानता है और विग्रह करने में अंत में वाला, जिसे, जिसका आदि शब्दों का प्रयोग दिखता है। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल के सभी नए वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।